नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि सर हम अपनी तैयारी कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। तो आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास, जो कि DU के पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं और रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि स्टूडेंट्स अब इन दिनों किन बातों का ध्यान रखें। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। एडमिशन 2024 में हुआ अंडर NEP, वो अपने यूनिवर्सिटी का पहला एग्ज़ाम लेने वाले होंगे, और जैसे उनको पता होगा कि उसमें उनका इंटरनल असेसमेंट का काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, अर्थात उनका रफली 60 से 65% क्लासेस से ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं, अर्थात उनका अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट वो अपना अर्न कर चुके होंगे, जो इंटरनल असेसमेंट का कंपल्सरी पार्ट है। उसके अलावा उनकी कुछ असाइनमेंट और टेस्ट भी हो चुका होगा। जो विद्यार्थी जिन्होंने इस तीनों चीज़ों में थोड़ी कमी रखी है, तो वो अपने टीचर से बात करके उस इंटरनल असेसमेंट को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि जब उनका ये सत्र ख़त्म हो वो अपना इंटरनल असेसमेंट के तीनों कंपोनेंट पूरे कर सकें, ताकि उसमें जो उनके मार्क्स हैं, जो कि 25% होते हैं टोटल के थ्योरी पेपर में, उससे उनका बेनिफिट हो जाए। और अगर वो थ्योरी पेपर है कोर का और GE का, और उसके अंदर एक ट्यूटोरियल का कंपोनेंट होता है जो कि रफली 25% होता है, वो भी 30 मार्क्स का होता है, उसकी असाइनमेंट और उसके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी वो कृपया करके पूरे कर लें, ताकि उनका जो ट्यूटोरियल का कंपोनेंट है वो भी पूरा हो जाए। इसी तरह से SEC और WAC और AEC, अर्थात जिसमें उनका अगर लैंग्वेज है या एनवायरनमेंट है, उसकी भी इंटरनल असेसमेंट और कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन वो अपनी पूरी कर लें। मैं मानता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, अर्थात उनको जो कोर्स मटेरियल चाहिए या जो किताबें चाहिए वो अब तक उन्होंने उनको पढ़ना और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। आपके माध्यम से उन सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले एग्ज़ाम में वो अपनी तैयारी पूरी कर सकें। ये भी एक ऐसा सिंपल सा एग्ज़ाम है, जैसे वो आज तक एग्ज़ाम देते आए हैं उसी तरह का एग्ज़ाम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई एग्ज़ाम कोई किसी भी सेंस में दूसरे एग्ज़ाम से भिन्न नहीं होते, नॉर्मल से एग्ज़ाम हैं। जिन्होंने पूरी तरह से क्लासें पढ़ी हैं और कॉन्टीन्यूसली वो अपनी क्लासों में जाते रहे हैं, प्रैक्टिकल करते रहे हैं, तो उनके लिए सामान्य प्रतिक्रिया होगी कि वो अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल को आराम से दे पाएंगे। सर, एक लंबा अनुभव रहा है आपको जो है वो परीक्षा विभाग से लेके और कई कॉलेजेस में भी। तो बच्चों का एक सवाल सर है कि आंसर कैसे लिखें। जब स्कूल में तो हम जो है वो बहुत छोटे छोटे आंसर लिखते थे, यहाँ आके हम देखते हैं कि बहुत कुछ बदल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदलता है, ऐसा कुछ नहीं बदलता कि आंसर छोटा और आंसर बड़ा नहीं होता। आंसर हमेशा सही या गलत होता है। तो जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं वो अगर आप लिख दें और वो कम शब्दों में भी लिखे जाएं, और उसी चीज़ों को आप एक बहुत बड़े एसे के रूप में लिख दें, तो कंटेंट वर्चुअली जो रेलेवेंट कंटेंट होता है वो बराबर है। तो कम लिखना और ज़्यादा लिखना से नंबर कभी नहीं मिलते, हमेशा सही चीज़ लिखने से नंबर मिलते हैं। कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं जी कि हमने तो 28 पेज की मेन कॉपी और उसके अलावा 2 कॉन्टीन्यूस शीट भी भर दी, और हमारे ग्रेड हमारे उस वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है। वॉल्यूम का मतलब है कि हमने बहुत सारी कापियाँ भर दी। ये बहुत सिंपल है कि आपने जो लिखा वो रेलेवेंट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, और कृपया करके साफ भी लिखिए। कई बार ऐसा लिखा जाता है कि हम खुद ही नहीं पढ़ पाते, तो साफ़ सुथरा लिखिए, प्रिसाइज लिखिए, करेक्ट लिखिए, आपको नंबर खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट 10 SGPA लिया है कुछ सेमेस्टर में। तो वो और किसी भी मतलब तरीके से वो आपसे भिन्न नहीं होते, लेकिन हाँ, वो सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आँख को देखते हैं। अगर आप अपने टारगेट को प्रॉपरली रखेंगे और प्रिसाइज काम करेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आप ऊपर बहुत आगे जाएंगे। सर, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो
उनका CGPA आएगा या SGPA आएगा? नहीं, देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है या हर सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो SGPA होता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। और जब 2 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं, अर्थात अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है जिसे पार्ट 1 कहते हैं, तो उन दोनों को मिला के उसका CGPA होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो अभी तो क्योंकि ये बच्चे 2024 में वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका SGPA ही निकलेगा। और सर एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि 2024 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए क्राइटेरिया में काफ़ी बदलाव है। हाँ जी, तो उनका क्राइटेरिया में बहुत सिंपल सा बदलाव है कि अभी नॉर्मल हर बच्चा जो है वो 22 क्रेडिट में अपीयर होगा। और तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोविज़न है कि वो अगर कम में भी चाहे या ज़्यादा भी देना चाहे तो वो ज़्यादा क्रेडिट भी दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि वो नॉर्मली 22 क्रेडिट देता है और वो सारे पेपर पास कर लेता है, तब भी उसको सेकेंड सेमेस्टर में कम से कम 2 पेपर और देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो जो पेपर पास कर ले उसके क्रेडिट 28 बन जाए। यहाँ पे मैं पास करने का मतलब ये होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे ग्रेड सिस्टम देता है, जो कि 10 पॉइंट ग्रेड सिस्टम होते हैं। तो हर पेपर, जो पेपर जिसमें उसका ग्रेड नॉन F है, यानी कि वो फेल नहीं है, उन सारे पेपरों का इंडिविजुअल जो क्रेडिट है उनका जोड़ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिला के 28 या 28 से ज़्यादा हो, तभी वो पार्ट 2 सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलर कॉलेज हैं, SOL है, NCWeb है, और आप उनकी समस्याओं को देखते रहे थे परीक्षा विभाग में। तो अगर देखा जाए तो तीनों ही मोड के स्टूडेंट को आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा ये मानता हूँ एज ए इंडिविजुअल या एज ए प्रिंसिपल, और इवन जब मैं एग्ज़ाम से एसोसिएटेड था, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये तीनों मोड, ये तीनों एक बराबर हैं। एक आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर आपकी क्लासें ख़त्म होगी और आपकी इंटरनल असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के तहत वो उन बच्चों को बताया जाता है और वो एश्योर करेंगे जो उनको मार्क्स उनको इंटरनल असेसमेंट में मिले, ये वही हैं जो उन्होंने अपने क्लास टेस्ट या अटेंडेंस या कंटिन्यूस असेसमेंट मोड या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में लिए हैं। और वो दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार शायद अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भी ये कंडीशन लाने वाला है कि उन्होंने अपने IA देख लिया है, और चाहे वो SOL का बच्चा हो, चाहे वो NCWeb का हो, चाहे रेगुलर का हो, मोड ऑफ IA असेसमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो IA तीनों में ही है। चाहे वो SOL का बच्चा है, SOL के लिए उन्होंने एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है, और NCWeb में भी वो अब टाइमिंग क्योंकि कम होता है, लेकिन जितना टाइम मिलता है वो IA अपनी असेसमेंट करते हैं। और रेगुलर में तो उनका पूरे सेमेस्टर में IA का और TU का ये कंपोनेंट हर सेमेस्टर में पूरे ही 3-3.5 महीने से 4 महीने तक का जो सेमेस्टर होता है उसमें उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूस वे में चलता रहा। लेकिन IA, TU, प्रैक्टिकल, ये सारा तीनों में सिस्टम में एक ही है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। सर, आज का लास्ट सवाल जो है वो चलते आप क्या टिप्स देंगे बच्चों को इस 30 दिन को कैसे यूज़ करें वो? देखिए, मैंने ये कहना चाहूँगा कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। हमारे लिखने की प्रैक्टिस, हमारी प्रेजेंटेशन, चाहे वो इंटरनल मोड के लिए हो, चाहे एक्सटर्नल मोड में प्रेजेंटेशन नॉर्मली एंड टर्म एग्ज़ाम में होती है, वो बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक हो। यहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम में किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ साइंस का है तो आंसर प्रिसाइज या साइंटिफिक होना चाहिए। इवन सोशल साइंस में, लिटरेचर में आप सही और साफ़ सुथरा लिखिए और अपने आप पे पूर्ण विश्वास करिए। कोई भी एग्ज़ाम आपकी पोटेंशियल से आपको कभी उसमें कमी नहीं लाने देगा। इनफैक्ट ये तो हर्डल्स हैं और आप सब सक्षम हैं इन सब हर्डल्स को पार करने में। आपके माध्यम से इनको एक बार फिर शुभकामनाएं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इसको नॉर्मल वे में ही समझे, जैसे कोई एग्ज़ाम वो आज तक देते आए हैं। किसी भी तरीके से बाकी एग्ज़ाम जो उन्होंने आज तक दिए हैं 12th तक, उससे कोई भिन्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्रों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार।